काव्या, आज का सेशन बहुत ज़रूरी है उन सभी के लिए जो ज्योग्राफी को बिना बोर हुए बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मास्टर करना चाहते हैं। नदियों को समझना देश की नसों को समझने जैसा है। जी कैलाश सर, मैं पूरी तरह तैयार हूँ इस एक्सप्लोरेशन के लिए। तो चलो अब इस मास्टर गाइड की पहली स्लाइड देखते हैं काव्या। वाओ कैलाश सर, इस स्लाइड पर तो एक बहुत ही खूबसूरत 3D मैप ऑफ इंडिया है। हाँ, और ध्यान से देखो काव्या, इस 3D मैप में नदियों का पूरा नेटवर्क, जिसे हम अपवाह तंत्र कहते हैं, वो मैप पर उखरा हुआ यानी काव दिख रहा है। ये एक मास्टर गाइड है जो जीके फैक्ट से भरी हुई है। कैलाश सर, मेरा एक डाउट है यहाँ पे। ये जो वर्ड है अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है आम भाषा में? देखो काव्या, आमतौर पर हम एक नदी को सिर्फ एक सिंगल पानी की स्ट्रीम समझते हैं, पर अपवाह तंत्र एक नदी और उसकी सहायक नदियों का पूरा एक नेटवर्क होता है। जैसे पेड़ की ब्रांचेस और ट्रंक होते हैं ना, ये नेटवर्क एक स्पेसिफिक एरिया का पानी बहाकर ले जाता है। अच्छा, समझ गई। वेट कैलाश सर, मुझे यहाँ मैप के कॉर्नर में एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स दिख रहा है। बिल्कुल, और इस बॉक्स को हमेशा ध्यान में रखना काव्या। इसमें लिखा है इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स। इसे याद रखना जरूरी है क्योंकि आज हम जो भी डिस्कस करेंगे उसकी हर एक लाइन, हर एक पॉइंट डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है। तो फोकस बनाए रखना। पक्का सर। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। ओके, यहाँ मुझे 3 बड़े ग्लास सर्कल्स दिख रहे हैं और उनके अंदर 3D आइकन्स बने हैं। सही पकड़ा। देखो, पहले सर्कल में एक मंदिर का आइकन है जो कल्चरल महत्व दिखाता है। दूसरे में एक ट्रैक्टर और शिप है जो इकोनॉमिक एंगल है। और तीसरे में एक डेल्टा का मैप है जो जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस बता रहा है। यानी नदियाँ सिर्फ पारी नहीं है। एग्जैक्टली। सांस्कृतिक रूप से देखें तो ये पूजा, मोक्ष और हमारे 16 संस्कारों का आधार हैं। भौगोलिक रूप से देखें तो ये दुनिया के सबसे उपजाऊ मैदान और विशाल डेल्टास बनाती हैं। और आर्थिक रूप से ये कृषि और इनलैंड वाटरवेज चलाकर आजीविका देती हैं। कैलाश सर, इनलैंड वाटरवेज की आपने बात की। क्या वाटरवेज आज भी मॉडर्न इकोनॉमी के लिए इतने इम्पोर्टेंट है? मतलब आजकल तो हाईवेज हैं। बहुत बड़ा रोल है काव्या। सस्ते और बल्क ट्रांसपोर्ट के लिए इनलैंड वाटरवेज आज भी सबसे बेस्ट और इको फ्रेंडली ऑप्शन है। हेवी गुड्स के लिए ये सबसे सस्ता पड़ता है। ओ, देखिए सर, यहाँ भी एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स दिख रहा है मुझे कल्चरल सेक्शन के पास। हाँ, और ये अलर्ट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं कि वेदों की सबसे प्रमुख नदियां कौन सी हैं। इसका जवाब है सिंधु और सरस्वती। इसे नोट कर लो। नोट कर लिया सर। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। ये स्लाइड तो बहुत सिनेमैटिक लग रही है। यहाँ 2 3D पानी की बूंदें एक ग्लास प्लेट पर आके मिल रही हैं और एक बड़ी बूंद बन रही है। ये विजुअल बहुत पावरफुल है काव्या। ये दर्शाता है गंगा नदी तंत्र को। ये 2 बूंदें एक्चुअली 2 विशाल नदियां हैं। एक है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली भागीरथी नदी और दूसरी है सतोपंत ग्लेशियर से निकलने वाली अलकनंदा नदी। और ये दोनों मिल कहाँ रही हैं? ये दोनों मिलकर देवप्रयाग में गंगा बनाती हैं। इसकी टोटल लंबाई 25 किलोमीटर है और इसका बेसिन भारत का सबसे बड़ा है। देश का लगभग 26.4% भूभाग ये कवर करता है। वेट कैलाश सर, एक डाउट आया मेरे दिमाग में। क्या देवप्रयाग से पहले से गंगा नहीं कहा जाता? बहुत अच्छा सवाल है काव्या। नहीं, देवप्रयाग से पहले मेन स्ट्रीम को भगीरथी ही कहा जाता है। जब अलकनंदा इसमें आकर प्रॉपर मर्ज होती है, उसके बाद ही इसका ऑफिशियल नाम गंगा पड़ता है। अच्छा, ये टेक्निकल डिटेल काफी इंपॉर्टेंट है। और सर, मुझे यहाँ दोबारा एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स स्पॉट हो गया है। वहां इसे पद्मा कहा जाता है। ये ज्योग्राफी का क्लासिक क्वेश्चन है। गंगा इन बांग्लादेश इक्वल्स पद्मा, याद रहेगा? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। राइट। इस स्लाइड पर एक लंबी 3D रिवर स्ट्रीम दिख रही है और उसमें नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ से छोटी 3D नदियां एरोस के रूप में आकर मिल रही हैं। ये गंगा की सहायक नदियों यानी ट्रिब्यूटरीज का मैप है। जो नॉर्थ से यानी हिमालय से आती हैं उन्हें हम लेफ्ट बैंक नदियां कहते हैं। इनमें यमुना, घाघरा, गंडक, रामगंगा और कोसी शामिल हैं। और यमुना इनमें सबसे बड़ी है ना? बिल्कुल, यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है। और जो साउथ से यानी पठार से आती हैं उन्हें राइट बैंक नदियां कहते हैं, जैसे सोन, चंबल, बेतवा और कैन। कैलाश सर, कोसी नदी का नाम आया तो मेरा एक डाउट है। कोसी को बिहार का शोक यानी सौर ऑफ बिहार क्यों कहा जाता है? ये मैंने कई जगह पढ़ा है। देखो काव्या, इसका कारण इसका अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है। ये नदी पहाड़ों से ढेर सारी मिट्टी और गाद लाती है और प्लेन्स में आकर अपना रास्ता बार बार बदलती है।
इस रास्ता बदलने की वजह से अचानक और भारी बाढ़ आती है जो तबाही मचाती है। ओह, इसीलिए इसे शोक कहते हैं। सर, मुझे यमुना के पास एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स दिख रहा है। हाँ, उस पर एम्फसाइज करना बहुत जरूरी है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ये पॉइंट बार बार पेपर्स में आता है, तो इसको दिमाग में पक्का बैठा लो। डन सर। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। इस स्लाइड पर एक 3D मैप ऑफ इंडिया है, पर अलग-अलग लोकेशंस पर कुछ ग्लोइंग ब्लू पिन्स या मार्कर्स लगे हुए हैं। ये क्या दर्शा रहे हैं? ये पिन्स भारत की प्रमुख जल नियंत्रण यानी मेजर बैराजेस को दिखा रहे हैं काव्या। 3 मेजर बैराजेस यहाँ हाईलाइट किए गए हैं। पहला, उत्तराखंड का हरिद्वार बैरेज जो अपर गंगा कैनल को पानी देता है। ओके। दूसरा है यूपी का बिजनौर बैरेज जो मिडल गंगा कैनल में फ्लो बनाता है। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, वेस्ट बंगाल का फरक्का बैरेज। कैलाश सर, एक बेसिक डाउट है। हम बैरेजेस की बात कर रहे हैं, पर बैरेज और डैम में क्या फर्क होता है? दोनों पानी ही तो रोकते हैं। ये कंफ्यूजन बहुत कॉमन है काव्या। डैम का मेन काम होता है पानी को एक जगह बड़े लेवल पर स्टोर करना, पर बैरेज का प्राइमरी काम पानी को स्टोर करना नहीं, बल्कि पानी के लेवल को उठाकर उसके रास्ते को डाइवर्ट या कंट्रोल करना होता है। अच्छा, डाइवर्ट करने के लिए बैरेज यूज होता है। सर, फरक्का के पास फिर से रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स पॉइंट आउट कर रही हूँ मैं। हाँ काव्या, फरक्का बैराज का मेन फंक्शन बार बार एग्जाम में आता है। इसका काम है कलकत्ता बंदरगाह यानी पोर्ट के लिए हुगली नदी में जल प्रवाह बनाए रखना, ताकि वहां मिट्टी न जमे और शिप्स इजीली आ जा सके। ये तो काफी स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। अब हम यमुना नदी तंत्र को डिटेल में समझेंगे। यहाँ एक ग्लोइंग 3D पानी की बूंद है, जिसके अंदर एक बर्फीले पहाड़ का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। काफी सुंदर विजुअल है। ये बर्फीला पहाड़ दर्शा रहा है यमुना का उद्गम। यमुना का ओरिजिन यमुनोत्री ग्लेशियर में बंदरपूंछ पीक से होता है, जिसकी हाइट 6387 मीटर्स है, और आगे चलकर ये प्रयागराज में गंगा से मिलती है। और यमुना की खुद की सहायक नदियां कौन सी हैं सर? इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं टॉन्स, चंबल, सिंध, बेतवा, केन और हिंडौन। ये सब यमुना में अपना पानी डालती हैं। कैलाश सर, यहाँ एक डाउट है। चंबल जैसी इतनी बड़ी नदी सीधा गंगा में क्यों नहीं मिलती? वो यमुना में क्यों जा रही है? इसका रीजन वहां का स्लोप और टेरेन है काव्या। जमीन का ढलान इस तरह है कि पहले ये सारी पथरीली नदियां नेचुरल तरीके से यमुना में मिलती हैं, और फिर यमुना एक कलेक्टर की तरह इन सबका पानी गंगा में ले जाती है। समझ आई, नेचर की राउटिंग। और सर, ओरिजिन के पास रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स दिखा मुझे। सही देखा। यमुना का एग्जैक्ट ओरिजिन पीक बंदरपूंछ और उसकी हाइट 6387 MCQs के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इस एग्जैक्ट डेटा को भूलना मत। बंदरपूंछ 6387 मीटर्स। गॉट इट। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। अब हम हिमालय के दूसरे कोने में चलेंगे। सर, ये विजुअल थोड़ा अलग है। एक ब्लड रेड कलर की पानी की बूंद गिरकर पानी में लाल रंग की लहरें यानी रिपल्स बना रही है। ये ब्रह्मपुत्रा की स्लाइड है ना? हाँ काव्या, ब्रह्मपुत्र नदी को एक बहुत ही रोचक नाम दिया गया है, लाल नदी यानी रेड रिवर। ये नदी हिमालय से होकर बंगाल की खाड़ी तक बहती है। कैलाश सर, क्या इसका रंग सच में लाल है क्या? और अगर है तो क्यों? पानी तो ट्रांसपेरेंट होता है। सच में लाल दिखता है काव्या, खास तौर पर मॉनसून के दौरान। इसका कारण ये है कि जब भारी बारिश होती है तो ये नदी अपने पहाड़ी रास्ते से भारी मात्रा में लाल तलछट यानी रेड सेडिमेंट बहाकर लाती है, जिससे इसका पूरा पानी मडी और लाल दिखने लगता है। ये तो बहुत ही फैसिनेटिंग फैक्ट है। और यहाँ निकनेम और कारण दोनों के पास एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। बिल्कुल, इसको पक्का रट लो एग्जाम के लिए काव्या। ब्रह्मपुत्रा इक्वल्स रेड रिवर, और इसका रीजन है रेड सेडिमेंट ड्यूरिंग मॉनसून। ये असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस में हिट होता है। याद रहेगा सर। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। अब हम साउथ इंडिया की तरफ चलते हैं। हाँ, इस बार स्क्रीन पर साउथ इंडिया का एक 3D मैप है, जहाँ कृष्णा नदी का बेसिन लाइट ब्लू कलर में चमक रहा है। ये है कृष्णा नदी। ये भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है। इसका ओरिजिन महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट्स के महाबलेश्वर से होता है, जो करीब 1300 मीटर की हाइट पर है। उसके बाद ये महाराष्ट्र से कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती है। कैलाश सर, मेरा एक डाउट है। साउथ इंडिया की नदियां हैं, वहां तो हिमालय नहीं है, पर इसका ओरिजिन इतनी ऊंचाई, मतलब 1300 मीटर पर कैसे हो सकता है? देखो काव्या, हिमालयस नहीं है, पर वेस्टर्न घाट्स अपने आप में एक बहुत ऊंचा और कंटिन्यूस पहाड़ी सिलसिला है। ये घाट्स मॉनसून विंड्स को ब्लॉक करते हैं और हेवी रेनफॉल कैच करते हैं, जो इन नदियों के लिए एक मैसिव सोर्स का काम करता है। ओह, इसीलिए इतना पानी होता है इनमें। सर,
रैंकिंग के पास एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स स्पॉट किया मैंने। हाँ, और मैं जोर देके कहूंगा कि कभी कंफ्यूज मत होना। कृष्णा भारत की 4th सबसे बड़ी नदी है। ये रैंकिंग डायरेक्ट स्टेट और सेंट्रल एग्जाम्स में पूछी जाती है। 4th सबसे बड़ी, राइट। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। इस स्लाइड का विजुअल एकदम फ्यूचरिस्टिक लग रहा है। एक 3D ब्लू पाइप है जिसमें से कई और छोटी ब्रांचेस निकल रही हैं, बिल्कुल किसी कॉम्प्लेक्स प्लम्बिंग सिस्टम जैसा। ये कृष्णा नदी की सहायक नदियों का सिस्टम है। इसको भी हम डिवाइड करेंगे। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं कोयना, घटाप्रभा, मालाप्रभा और तुंगभद्रा, और लेफ्ट बैंक की तरफ है भीमा, मूसी और दिंडी। इनमें से सबसे बड़ी सहायक नदी भीमा है, जो लगभग 861 किलोमीटर लंबी है। कैलाश सर, हम हमेशा बड़ी नदियों के किनारे बसे शहरों की बात करते हैं। क्या इन छोटी नदियों पर भी शहर बसे हैं? यस काव्या, बिल्कुल बसे हैं, और यही पॉइंट एग्जाम बनाता है। हाँ, मुझे मूसी नदी के पास रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स दिख रहा है। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन बार बार आता है कि साउथ का एक बहुत बड़ा शहर हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है, और इसका आंसर गंगा या गोदावरी नहीं, बल्कि ये ट्रिब्यूटरी मूसी नदी है। हैदराबाद ऑन मूसी रिवर, ये मिस्टेक अब नहीं होगी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। इस नदी का आधार भौतिक और सांस्कृतिक दोनों है। यहाँ एक खूबसूरत 3D लैंडस्केप है जिसमें पहाड़ से नदी निकल रही है और उसके किनारे छोटे छोटे 3D मंदिर बने हुए हैं। ये कावेरी नदी है काव्या। इसका उद्गम कर्नाटक में वेस्टर्न घाट्स की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। इसकी मेजर सहायक नदियां हैं अर्कावती, हेमावती, काबिनी, भवानी और अमरावती। कैलाश सर, मैंने सुना है इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, पर ऐसा क्यों कहते हैं? साइज की वजह से? नहीं काव्या, साइज की वजह से नहीं। साइज के लिए गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं, पर कावेरी को दक्षिण की गंगा उसकी पवित्रता और पूजनीयता के कारण कहा जाता है। जैसी आस्था नॉर्थ में गंगा के लिए है, वही डीप डिवोशन साउथ में कावेरी के लिए है। अच्छा, ये फर्क याद रखना होगा। सर, यहाँ इसके कल्चरल महत्व के कॉलम पर रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। ये बहुत क्रूशियल एग्जाम पॉइंट है काव्या। तमिल भाषा में कावेरी को बहुत ही सम्मान से पुन्नी कहा जाता है। ये टर्म लिटरेचर और स्टेट लेवल या सेंट्रल एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन है। तमिल नेम पोन्नी, नोटेड सर। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। नदियों के साथ कुछ कॉम्प्लेक्स इश्यूज भी जुड़े हैं। यहाँ एक 3D डोनट चार्ट या शायद पाई चार्ट है जिसमें अलग-अलग हिस्सों में पानी का डिवीजन दिखाया गया है। ये किस बारे में है? ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट यानी कावेरी जल विवाद के बारे में है। ये चार्ट 2007 के कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल यानी CWDT के फाइनल फैसले को समझा रहा है। इसमें टोटल जल 740 TMC माना गया था। और इसका बंटवारा कैसे हुआ? इसमें से तमिलनाडु को 404.25 TMC और कर्नाटका को 284.75 TMC मिला। उसके अलावा केरला को 30 TMC और पुडुचेरी को 60 TMC एलोकेट किया गया। कैलाश सर, मेरा डाउट है यहाँ। न्यूज़ में तो हमेशा यही लगता है कि ये झगड़ा सिर्फ कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच है। क्या और भी स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व्ड है? यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं काव्या। हाँ, मुझे बॉटम में एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स दिख रहा है जहाँ विवादित पक्ष लिखा है। स्ट्रिक्टली इस बात पर ध्यान देना, डिस्प्यूट में ऑफिशियली 4 पार्टीज हैं, सिर्फ 2 नहीं। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी। इसलिए चारों नाम याद रखने हैं क्योंकि ऑप्शंस में फंसाया जाता है। चारों नाम क्लियर है सर। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। अब हम एक ऐसी नदी की बात करेंगे जो रूल्स फॉलो नहीं करती। इस स्लाइड पर विंध्या और सतपुरा पहाड़ों के बीच एक 3D रिफ्ट वैली बनी है और एक बड़ा सा ग्लास एरो नदी को उल्टी दिशा में बहते हुए दिखा रहा है। ये नर्मदा नदी है काव्या। इसका उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक के कोटि तीर्थ कुंड से होता है और इसका फ्लो रूट ज्यादातर बड़ी नदियों से उलट है। ये पूर्व से पश्चिम यानी ईस्ट टू वेस्ट बहती है और खंबात की खाड़ी से होते हुए अरेबियन सी में गिरती है। कैलाश सर, यही मेरा डाउट है। ज्यादातर विशाल नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं नेचुरल स्लोप की वजह से, है ना? तो ये उल्टी क्यों बह रही हैं? इसका कारण बहुत स्पेसिफिक जियोमॉर्फोलॉजी है काव्या। और मुझे यहाँ एक VIP पॉइंट लिखा हुआ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी स्पॉट हो गया है। उस VIP बॉक्स में ही तुम्हारे सवाल का जवाब है। नर्मदा इसीलिए उल्टी बह रही लगती है क्योंकि ये एक भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली में कन्फाइंड है। ये पहाड़ों के बीच की फॉल्ट घाटी है जिसका ढलानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ है। तो एग्जाम में रिफ्ट वैली ऑप्शन जरूर टिक करना। यही सबसे बड़ा मिस्ट्री और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। रिफ्ट वैली का ढलान, अब लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। ये एक मेजर रिकैप है।
स्क्रीन पर एक होलोग्राफिक 3D टेबल बनी हुई है। इसे देखकर ही लगता है कि सारा समरी इसमें कंडेंस कर दिया गया है। ये मास्टर कंपैरिजन मैट्रिक्स है काव्या। फटाफट इन 5 नदियों को माइंड में सेट करते हैं। गंगा ओरिजिन गंगोत्री, लेंथ 2525 किलोमीटर्स। यमुना ओरिजिन यमुनोत्री, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। कृष्णा ओरिजिन महाबलेश्वर, फोर्थ लार्जेस्ट। कावेरी ओरिजिन ब्रह्मगिरी, तमिल नेम पोनी। और नर्मदा ओरिजिन अमरकंटक, रिफ्ट वैली फ्लो। कैलाश सर, थोड़ी खुशी के साथ पूछ रही हूँ, क्या सच में एग्जाम के ठीक पहले सिर्फ ये एक टेबल देखने से काम बन जाएगा? मैं कहूँगा ये पूरा कोर रिवीजन है। अगर डिटेल कॉन्सेप्ट्स पहले समझे हैं तो लास्ट मिनट के लिए ये इनफ है। तो यहाँ हेडिंग में ही बना रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स पॉइंट आउट करना बनता है, उस पर लिखा है एग्जाम चीट शीट। बिल्कुल। इस पूरे टेबल का अपने दिमाग में एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लो गव्या। ये समरी टेबल 100% किसी न किसी एग्जाम में 2-3 मार्क्स पक्का दिलाएगा। इसे मिस नहीं करना है। स्क्रीनशॉट कैप्चर्ड सर। चलो अब इस सेशन की आखिरी स्लाइड देखते हैं कव्या। नदियों की बात उनके भविष्य के बिना अधूरी है। ये विजुअल बहुत पावरफुल और थोड़ा डिस्टर्बिंग भी है। एक पावरफुल 3D स्प्लिट इमेज है। एक तरफ कचरे से भरा काला पानी है जो बीच में लगे 3D फिल्टर्स से होकर दूसरी तरफ एकदम साफ और ब्लू हो जाता है। ये आज का सबसे बड़ा सच है काव्या। आज हमारी लगभग हर प्रमुख नदी को खतरा है। शहरी सीवेज, चीनी मिलों का कचरा और भारी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ने इन्हें डैमेज किया है। जैसे यमुना और कृष्णा के कुछ स्ट्रेचेस में ऑक्सीजन लेवल खत्म हो चुका है। क्या कोई उपाय नहीं हो रहा? बचाव के प्रयास भी बड़े पैमाने पर हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट और यमुना एक्शन प्लान, जिसे याप कहते हैं, ये इसी रेस्टोरेशन के लिए बनाए गए हैं। इन प्रोजेक्ट्स में वाटर ट्रीटमेंट और सरफेस क्लीनिंग दोनों शामिल हैं। कैलाश सर, थोड़ा सैड टोन में एक डाउट पूछ रही हूँ, क्या हम सच में अपने देश की इन पवित्र नदियों को कंप्लीटली बचा पाएंगे? अगर आने वाली जनरेशन अवेयर हो, पोल्यूशन सोर्स पर ही रुक जाए और पॉलिसीज स्ट्रिक्टली फॉलो हो काव्या, तो बिल्कुल मुमकिन है। दुनिया की कई नदियां वापस जिंदा हुई हैं। मुझे यहाँ कंजर्वेशन प्लान्स पर एक आखिरी रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स दिख रहा है। ये अलर्ट करंट अफेयर्स और एनवायरनमेंट सेक्शंस के लिए है। इन एग्जाम्स में अक्सर नमामि गंगे और ये कप के कोर ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, तो इन योजनाओं के डिटेल्स को जरूर ध्यान में रखना। जरूर सर। तो कैलाश सर, अगर हम आज के पूरे सेशन को समराइज करें, तो हमने देखा कि कैसे किसी नदी का ओरिजिन, उसकी सहायक नदियां और उसका कल्चरल या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, ये सब आपस में डीपली इंटररिलेटेड हैं। बिल्कुल सही काव्या। और हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए, नदियां बचाएं, भविष्य बचाएं। सही बात है। आज हमने पहाड़ों से निकलने वाली इन विशाल नदियों के लॉजिक को समझा, पर इस लर्निंग सेशन को एंड करने से पहले मैं काव्या, तुम्हारे और सभी सुनने वालों के दिमाग में एक नया थॉट प्रोसेस छोड़ना चाहता हूं। वो क्या सर? सोचो, ग्लोबल वार्मिंग और तेजी से हो रहे ग्लेशियर मेल्टिंग के चलते आने वाले 50 सालों में इन 12 नदियों के पानी के स्तर यानी वाटर लेवल पर क्या असर पड़ेगा। जब बर्फ कम हो जाएगी तो क्या हमारा अपवाह तंत्र वैसे ही स्मूथली काम करेगा जैसे आज कर रहा है? क्या इनके रास्ते बदलेंगे? इस बारे में जरूर सोचना और खुद से रिसर्च करना। ये वाकई एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल है सर। इस पूरे डिस्कशन से अपवाह तंत्र को देखने का मेरा नजरिया बिल्कुल बदल गया है। आज के इस डीप डाइव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश सर। तुम्हारा भी शुक्रिया काव्या, और सभी स्टूडेंट्स को कीप लर्निंग और इन कॉन्सेप्ट्स को अपने आसपास की ज्योग्राफी से कनेक्ट करते रहो।